हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य पार्ट 4 कक्षा 7 इतिहास। तो बच्चों, मुगल साम्राज्य जो था वो मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप, आज तो आप देख रहे हो ना भारत का, अगर आज के समय का आप नक्शा देखते हो तो वो क्या है, वो पूरा एक सिमटा हुआ सा है और सब में अलग अलग राज्य हैं। जो राज्य हैं उनके अपने अपने जो हैं मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर अपने राज्य को संभालते हैं। पर उस समय में जो अगर आप देखोगे, जो भारतीय उपमहाद्वीप था वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। और बड़े क्षेत्र में फैलने का मतलब कि सभी जगह एक ही व्यक्ति को शासन करना जो था उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। तो इसीलिए क्या हुआ, धीरे धीरे जो है, जैसे कोई भी राजा है जिस भी क्षेत्र का, अगर कोई भी एक बड़ा व्यक्ति को बना देते थे ना उस क्षेत्र का, तो राजा वहां जाकर वो कहता था कि अगर ये क्षेत्र मेरा है, तो राजा वहां जाकर आक्रमण करता था और उस क्षेत्र को अपने में मिला लेता था। तो इसी तरह से जो है एक बहुत बड़ा उपमहाद्वीप बन गया, जहां पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही क्या था, भाषा अलग थी, उनकी जो उनके कार्यक्रम जो होते थे, तीज त्योहार, वो सब अलग अलग हो गए थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि कोई भी मध्यकाल जब हमारा आया, तब उस काल में किसी के लिए भी वहाँ पर शासन करना, किसी भी राजा के लिए वहाँ शासन करना है जो वो बहुत ही मुश्किल हो गया। आपने अब देखा होगा कि पहले आपने जब पिछली कक्षा में इतिहास पढ़ना शुरू किया, तब आपको पता लगा ना कि 1947 में पाकिस्तान बना। उससे पहले तो कोई पाकिस्तान नाम की कोई जगह ही नहीं थी ना। फिर उसके बाद आपने देखा, जब आप पूरा धीरे धीरे हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तब आपको पता लगा कि 1971 में जो है बांग्लादेश बना। तो ऐसे ही बहुत समय के बाद, अब आप जो ये पढ़ रहे हो हिस्ट्री, ये कब की है, 1500 1600 ये पढ़ा रहे हैं ना हम। तो अब क्या हुआ, 1947 कितने टाइम के बाद जाकर जो है पाकिस्तान का निर्माण हुआ, कि पाकिस्तान है, ये जगह जो है पाकिस्तान है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से कितना बड़ा एक विशाल जो है महाद्वीप था भारत। तो इस महाद्वीप पर बहुत से लोगों ने शासन किया। तो शासन कैसे किया आपको पता है, दिल्ली में सबसे आखिर में इब्राहिम लोदी था, उसका शासन था। इब्राहिम लोदी के ऊपर जो है बाबर ने हमला किया था। बाबर की और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी पानीपत में, और फिर बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और फिर बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य के रूप में हमारे सामने आए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे उपमहाद्वीप को अपने अंदर ले लिया कि मैं ही इस सब पर राज्य करूँगा। तो आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा कि मौर्य का शासन काल था, वो बहुत ही जो है एक स्ट्रॉन्ग शासन करता था। मौर्य जैसे अब चोल पढ़ा आपने पिछले पाठ में, और कितने ही ऐसे शासन काल जो शासक हैं वो आए, और उन्होंने कितने कितने समय के लिए है जो शासन किया। तो जो मुगल साम्राज्य था, इनका शासन भी काफी लंबा चला। और आप जानेंगे कि जो आज हमारे यहाँ दिल्ली में लाल किला बना हुआ है, वो भी मुगल साम्राज्य की ही धरोहर है, जहाँ पर आज हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं। ये पाठ पढ़ने में बहुत ही मज़ेदार है, आपको इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी कि मुगल साम्राज्य ने कितना अच्छे से विस्तार किया और क्या क्या किया। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 4 मुगल साम्राज्य कक्षा 7।
मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। तो आपने देखा कि मैंने आपको पिछले कक्षा में पढ़ाया था ना, पाठ 3 में आपको बताया था कि कौन से शासक ने कितने कितने समय के लिए, किसी ने 2 साल के लिए, किसी ने 3 साल के लिए सत्ता को संभाला। तो वो सब क्या था, उनका जो था थोड़ी थोड़े टाइम का ही शासनकाल रहा ना। तो जो आगे देखें हम, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। अब 16वीं सदी जब आ गई 1600 ईस्वी, तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने कहाँ पर राज्य किया, दिल्ली और आगरा में अपना जो है राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो देखा आपने 16वीं सदी के जो है उत्तरार्ध से इन्होंने किया, पहले कहाँ पर किया, दिल्ली में, और फिर धीरे धीरे आगरा की ओर बढ़े। और फिर 17वीं शताब्दी में लगभग क्या हुआ, इन्होंने संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब मुगल साम्राज्य खत्म भी हो गया, तब भी क्या है, उनके विचार जो है और उनके मतलब उनका जब राज्य काल खत्म हो गया, उनका प्रशासन तब भी वहाँ पर है, उनके जो बातें हैं, उनके सब कुछ किया हुआ वहाँ पर आज भी स्थापित है। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। उन्होंने इतने अच्छे देखो कार्य किए कि उनके बाद भी जो हैं शासक आए, वो भी उनकी चीज़ों को, उनके बनाए हुए कानून वगैरह थे, उनको भी उन्होंने अपने से जोड़ के रखा। अब देखो आप आगे, आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्र दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अगर आप बच्चों को कभी भी लाल किला देखने का मौका मिलेगा तो आप वहां पर ज़रूर जाइए और देखिए, वहां पर आज भी उस समय में किस तरह के वस्त्र पहने जाते थे, किस तरह के औजार इस्तेमाल किए जाते थे, किस तरह की गाड़ियों पर जो है एक जगह से दूसरी जगह सामान लाया जाता था, और सब कुछ आपको जो है वहाँ पर आज भी देखने को मिलेगा। और देखो, मुगल साम्राज्य जो है उनका निवास स्थान क्या था, लाल किला। और आज के समय में भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं और क्या करते हैं, वहां से पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। पूरे, कितने गर्व की बात है। तो देखो, मुगल साम्राज्य कितने अच्छी छाप छोड़कर हमारे यहाँ पर गया। आगे देखें आप, मुगल कौन थे। अब मुगल कौन थे इसके बारे में आप पढ़ेंगे। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल कौन थे, 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और
मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए ऐसा था कि क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी जो भी बातें थी उसमें क्या था, उन्होंने सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार किया था, मतलब बहुत लोगों की मृत्यु की थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित हैं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो बच्चों, अब आपको भी अगर देखो, आपको अगर कभी फैमिली ट्री बनाना पड़ता है तो अब ये इससे आपको फैमिली ट्री से आपको ये मुगल जो थे वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब जैसे आप एक फैमिली ट्री बनाते हो ना, तो उसमें क्या होता है, एक साइड आप उसकी जड़ में ट्री की पेड़ ऐसे फैला हुआ हो और नीचे उसमें आप क्या करोगे, एक साइड आपके दादा का नाम, एक साइड आपकी दादी का नाम, और दादा के उधर दादा के जैसे बच्चे हुए आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, और फिर आगे उनके बच्चे, इनके बारे में आप लिखोगे। और उधर अगर आप दादी की ओर से अगर लिखना चाहते हो तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, आपके मामा हैं, मामी हैं, इन सब के आप और उनके आगे बच्चे। तो ये मुगल शासक भी जो थे, इनके वंशज इनकी माता और पिता की तरफ से थे। माता की तरफ से क्या थे, मंगोल शासक आ गए। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। जो माता की ओर से मंगोल शासक कौन थे, चंगेज खान। तो जो चंगेज खान थे उन्होंने क्या किया था, चंगेज खान ने बहुत से ही व्यक्तियों का नरसंहार किया था, मतलब बहुत व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा था। इसीलिए वो जो है अपने जो मुगल थे वो अपने आप को मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे। और फिर उसके बाद क्या है, जो मुगल थे वो क्या थे, तैमूर के वंशज होने पर अपने आप को गर्व महसूस करते थे। क्योंकि जो तैमूर के वंशज थे उन्होंने क्या किया था, 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो अब आपको समझ में आ गया मुगल कौन थे, इसके बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। अब आप आगे देखें चित्र 2। अब ये आप नीचे चित्र भी देख सकते हैं। ये चित्र में आप देखो किस तरह से बैठे हुए हैं। चित्र 2 में है तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र 1702 से 1712 तक का। मध्य में तैमूर है और उसकी दाहिनी ओर उनका पुत्र मीरन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था, और उसके बाद अबूसैद बाबर के दादा। तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर के दाहिनी और तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं, और उसके दाईं और उसी क्रम से हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। तो अब आप यह चित्र में देखो, इन सब के बारे में कैसे विस्तार से आपको बताया गया। अब आपको यह चित्र देखकर और भी समझ आ जाएगा। अब आप जैसे मुगल सम्राट में बाबर, अकबर, शाहजहां, तो अब आपको क्या है और अच्छा पढ़ने को मिलेगा, तो आप इंजॉय करोगे, क्योंकि शाहजहां और अकबर की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। तो आगे देखते हैं हम। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, जो तैमूर और मुगल के समूह में
तस्वीर प्रस्तुत करता है। अब देखो उन्होंने अपनी वंशावली को कैसे प्रस्तुत किया लोगों के सामने, चित्र बनवाकर, ताकि जो लोग हैं वो मुगल शासक को अच्छी तरह से पहचान सकें। अब चित्र 1 में क्या देखा था कि तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत थी, लेकिन चित्र दो में आपने क्या देखा कि उन्होंने एक के बाद एक कौन बैठा हुआ है इसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया। अब आगे देखते हैं हम मुगल सैन्य अभियान। अब मुगल ने अपना सैन्य अभियान किस तरह से चलाया। प्रथम मुगल शासक बाबर जो था, उन्होंने 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उनकी उम्र कितनी थी, केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। तो क्या हुआ, अब एक तरफ तो ये मुगल शासक कौन थे, बाबर, और दूसरी तरफ क्या था, मंगोलों की दूसरी शाखा। उज़्बेकों ने जो है उन पर आक्रमण किया और उनको जो अपनी पैतृक गद्दी, मतलब पैतृक गद्दी का मतलब होता है कि जैसे जो उनके दादा परदादा की चली आ रही थी, पिताजी की चली आ रही थी और उसके बाद वो बैठे थे, उसको पैतृक गद्दी बोलते हैं। तो उसको उनको छोड़ना पड़ा। तो उस समय उनकी उम्र क्या थी, केवल 12 वर्ष की थी। देखो 12 वर्ष कितनी छोटी उम्र होती है। और उसमें उन्होंने क्या था, राज्य का उत्तराधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया था। आगे देखो, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो देखो इब्राहिम लोदी का जो कितने अच्छे माने हुए थे, तो उनको उन्होंने हराया। कब हराया उन्होंने, 1526 में उन्होंने पानीपत में एक लड़ाई हुई थी, उसमें उन्होंने उनको हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। आगे देखो, तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे आप ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यहाँ गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहमों आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे और सिखों अध्याय 8 और 10 एवं मेवाड़ और मारवाड़ अध्याय 9 के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासन काल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? अब देखो बच्चों, ये क्या आपको समझाया जा रहा है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है, आपने तालिका 1 में कैसे देखा था, मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियान को दिखाया गया कि वो किस तरह से जो है युद्ध के लिए तैयारी करते थे। और फिर आपको बताएंगे आगे आगे इस इतिहास में जो आप पढ़ रहे हो कि पहले आपने उसके बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो है अफगानी थे, उन्होंने वो किसके लिए खतरा बने थे, तो मुगल साम्राज्य के लिए। और फिर मुगलों पर कौन हुआ, हम आपको पाठ 7 में पढ़ाएंगे। फिर जो आपने सुना होगा कि सिखों ने किस तरह से जो है मुगलों पर वो किया था, वो आप किस में पढ़ेंगे, पाठ 8 और 10 में। और फिर मेवाड़ और मारवाड़ ने किस तरह से हमारे यहाँ पर शासन किया था, वो आप पढ़ेंगे पाठ 9 में। और फिर आपको पता लगेगा कि सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं में क्या संबंध बना, कैसे बना। और फिर क्या है, आप यह एक चित्र देख रहे हैं, चित्र 3, इसमें आप देखिए मुगल फौज अभियान पर
कि किस तरह से घोड़े हाथी वो कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। पहले तो जो लड़ाई है वो किससे होती थी, तलवार से, तीर कमान से, तो धनुष से, इस तरह से इन चीज़ों से युद्ध हुआ करता था। लेकिन 14वीं शताब्दी में, आप ध्यान से सुनिए, 14वीं शताब्दी में बारूद की तकनीक आई। बारूद क्या था, जैसे आप देखते हो, ये आप एक चित्र और देख रहे हो, इसमें क्या है, तोपों में भर के जो है बारूद को दूर तक फेंका जाता था। इसमें एक बारूद को फेंकने पर ही बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो और फिर 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, अग्नि क्षेत्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ, गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। और फिर 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। पहले तो 14वीं सदी को में इसको लाया, उसके बाद क्या हुआ, 16वीं सदी में बाबर ने इसका प्रयोग किया। अब आप आगे देखें चित्र 4। 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। आपने देखा, तोप और गोलाबारी, गोला मतलब बम फेंक देते थे दूर तक, और जिससे वो ज़मीन भी खराब हो जाती थी और वहाँ पर मतलब एक ही बार में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। तभी तो देखो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, क्योंकि बाबर के पास जो था क्या था, गोलाबारी थी, तोप थी, इसीलिए। अब आप ये देखिए तालिका 1, मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं। अब मुगल सम्राट की प्रमुख अभियान क्या थे और इनकी जो मुख्य घटनाएं थी वो क्या थी। अब बाबर ने क्या किया, 1526 से 1530 ने 1526 में तो बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। फिर बाबर ने 1527 में खानुआ में राणा संगा, राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। फिर 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। 3 साल लगातार लड़ाई की, ठीक है। पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी और अफगान समर्थकों को हराया। दूसरी लड़ाई में खानुआ में राणा संगा और राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को हराया। तीसरी लड़ाई में उन्होंने क्या किया, चंदेरी में राजपूतों को हराया। और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने क्या किया, दिल्ली और आगरा में पूरी जगह पर मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया। आगे देखें आप, हुमायूं का कार्यकाल कब तक था, 1530 में तो देखो बाबर की मृत्यु हुई, उसके बाद क्या हुआ, हुमायूं आए। हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिनिधियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। तो बच्चों, जो था, हुमायूं ने अपने पिता के अनुसार अपनी जो है जायदाद को बांटा, तो उसने क्या किया, अपने हर एक भाई को एक प्रांत दे दिया कि तुम इस प्रांत को संभालो और इसकी सारी गतिविधियों पर नज़र रखो। पर जो उनके भाई थे, भाई मिर्ज़ा कामरान, उनकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा ही ऊंची थी। जैसे देखो, आप भी घर में अगर 2 या 3 भाई हो, तो हर एक भाई का व्यवहार, उसका स्वभाव, उसकी इच्छा सब अलग अलग होगी। कभी भी 3 भाई हैं तो तीनों भाइयों में एक राय नहीं होगी, और क्या होगा, एक दूसरे से कुछ तो वो अलग होंगे। तो इसीलिए जो उनका भाई था मिर्ज़ा कामरान, उसकी आकांक्षाएं बहुत ऊंची थी। तो उसने आकांक्षाओं के कारण हुमायूं को क्या हुआ, अफगान प्रतिनिधियों के सामने थोड़ा सा उसने फीका डाल दिया। कैसे फीका डाल दिया, शेर खान ने हुमायूं पर हमला किया और उसको 2 बार हराया। एक बार 1539 में चौसा में, एक बार 1540 में कन्नौज में। तो इसी पराजय के कारण
उनको कहाँ जाना पड़ा, ईरान की ओर जाना पड़ा। आगे देखो, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। जब वो ईरान पहुंचे तो उन्होंने किसकी मदद ली, सफाविद शाह की। उसने 1525 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखो, ईरान जब वो पहुंच गए हुमायूं, तो वहां पर उनकी मदद की सफाविद शाह ने, और फिर उन्होंने क्या किया, 1555 में दोबारा दिल्ली को अपना लिया और उस पर कब्जा कर लिया। पर 1555 में तो वो आ गए दिल्ली, पर क्या हुआ, 1556 में जो है उनकी एक इमारत के गिरने से उनकी वहां पर क्या हुई, मृत्यु हो गई। अब आगे देखें, अकबर। अकबर का कार्यकाल कब तक था, 1556 से 1605। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। कितनी छोटी उम्र थी अकबर की भी, 13 वर्ष। 13 वर्ष में क्या है, वो सम्राट बन गए। उनके शासन काल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखो, अकबर का भी जो शासन काल है वो 3 अवधियों में रहा। पहली कब से कब तक थी, पहली थी 1556 और 1570 के मध्य। अकबर अपने संरक्षण बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सुतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विरोध को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। अब देखो, अकबर को भी कितना जो है वो करना पड़ा अपने ही भाइयों के द्वारा, जो उनके सौतेले भाई थे। तो उनके विद्रोह को जो है उन्होंने किस तरह से दबाया, सैन्य अभियान के द्वारा। फिर देखिए आगे, 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। अब अकबर ने क्या किया, 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। आगे देखें, दूसरा उनका क्या था, 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। 1570 और 1585 के बीच क्या हुआ, गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए और 1589 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह हुए, जिसमें विद्रोह को उन्होंने क्या किया, और भी मुश्किल बना दिया। और तीसरे चरण में देखो, 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। साफविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। तो देखो बच्चों, अकबर ने भी 13 वर्ष की उम्र से जो है शासन का कार्यकाल संभाला, और उसने भी कितनी मुश्किलों का, अपने ही भाइयों से उसने कितना वो एक तरह से आप बोल सकते हैं स्ट्रगल किया, किस तरह से उसने मेहनत की और किस तरह से उन्होंने 1556 से लेके 1605 तक जो है अपना जो है कार्यकाल किस तरह से संभाला, इसके बारे में आपने पूरा विस्तार से पढ़ लिया। अब जहांगीर के बारे में पढ़ो। जहांगीर कब हुए, 1605 में, जब अकबर का राज्यकाल समाप्त हुआ कार्यकाल, तो फिर किसका शुरू हो गया, जहांगीर का। तो जहांगीर ने 1605 से 1627 तक किया।
जहांगीर ने अकबर के ही सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। अब देखो कि जहांगीर ने 1605 में अकबर के जो है सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया और उनके उसमें क्या है, मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने क्या किया, मुगलों की सेवा को स्वीकार कर लिया। और इसके बाद क्या हुआ, सिखों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाए जो सफल नहीं हुए। और फिर क्या हुआ, जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। और फिर जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को भी हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। तो देखो कि किस तरह से जो है जहांगीर का वो हुआ, पतन हुआ। आगे देखो फिर है शाहजहां। अब जहांगीर के बाद कौन आए, शाहजहां। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। फिर उन्होंने अपने अभियानों को शुरू किया। उनके अभियान कहाँ तक गए, अफगान अभिजात खान जहां लोधी ने विरोध किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफवीदों के हाथ में चला गया और 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। अब देखो दक्कन में शाहजहां का अभियान शुरू हुआ और फिर अफगान अभिजात खान जहान लोधी ने इनका विरोध किया। तो फिर वो क्या हुआ, वो उनसे लड़ाई में हार गए और फिर उन्होंने अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें उन्होंने क्या किया, बुंदेलों की हार हो गई और उन्होंने उस ओरछा पर अपना जो है कब्जा कर लिया। पहले ऐसे ही होता था कि जो भी राजा किसी दूसरे पर हमला करता था वो हार जाता था तो वो सारा राज्य जो है, जो सारा जगह है वो उसके राजा के अंडर आ जाती थी जो जीत जाता था। तो अब देखो कि किस तरह से 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह से निवेदन किया। बहुत कम होता था कि जब दो राजाओं में लड़ाई हो रही है तो कुछ वो ऐसे सुलह कैसे करते थे कि ठीक है आप इतना हमारा ये सैनिक ले लो या इतने हाथी घोड़े हम आपको देते हैं और आप हमारा जो है हमारे यहाँ पर लड़ाई को बंद कर दो। तो इस तरह से उस समय सुलह होती थी। पर आगे देखो 1657 से 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। वैसे तो ऐसे होता है ना कि जो बड़ा बेटा होता है उसी को बना दिया जाता है, पर शाहजहां के पुत्रों के बीच में जो है उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को क्या हुआ, मौत के घाट उतार दिया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए क्या हुआ, आगरा में कैद कर दिया गया। देखो आप अब कितना वो हुआ, भाइयों ने जो है औरंगजेब जो है इसमें
विजयी हुआ और उसने शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को क्या हुआ, मार दिया। और शाहजहां को उसकी जितनी भी जिंदगी बची हुई थी उसको आगरा में कैद कर दिया, मतलब उसको उम्र कैद की सजा दे दी। आगे देखो औरंगजेब का कार्यकाल। औरंगजेब 1658 से 1707 तक जो है औरंगजेब का कार्यकाल रहा। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोम की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ फजाई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्षिण की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गए। अब आपने देखा ये जितने भी हुए, ये जब हार जाते थे तो वापस कहाँ पहुंच जाते थे, ये वापस ईरान पहुंच जाते थे। तो जो ये मुगल थे कहाँ से आए थे, ये जो भी ये शासक थे ईरान की तरफ से आए थे। तो अब औरंगजेब ने भी क्या किया, 1663 में अहोम से इनकी हार हुई और फिर इन्होंने दोबारा से क्या किया, 1680 में फिर विरोध कर लिया। और इन्होंने कितनी बार जो है जैसे सिखों के विरुद्ध अब जो है अभियान चलाया, फिर मारवाड़ में राठौरों के और राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ जो है क्या किया, विद्रोह किए। पर जो उनकी अंदर की राजनीति थी और उत्तराधिकार के मसले थे उसमें उन्होंने क्या किया, इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया, मतलब हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जो किसी को भी पसंद नहीं आया। और फिर क्या किया, औरंगजेब ने शिवाजी का जो है अपमान किया और शिवाजी को क्या किया, आगरा में कैद खाना था वहां पर उनको डाल दिया। लेकिन वो क्या है, वहां से भाग निकले और उन्होंने अपने आप को क्या किया, एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और दोबारा से उन्होंने क्या किया, मुगलों के विरुद्ध जो है अभियान चलाए। अब आगे देखें नंबर 2, अकबर के विरोध के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापा मार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। अब देखो अकबर के विद्रोह के पश्चात क्या हुआ, औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध अपनी सेनाओं को भेजना शुरू कर दिया और फिर 1685 में बीजापुर और 1687 में क्या हुआ, गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। तो बच्चों आपको समझ आ रहा है ये किस तरह से जो हैं आक्रमण करते थे और कैसे अपनी जो हैं अपने क्षेत्र को अपने में शामिल कर लेते थे। तो अब आप देख सकते हो, अब ये औरंगजेब के उसमें राज्यकाल में अपने सिखों का और मराठों का नाम सुना, ये हम आपको आगे पाठों में पढ़ाएंगे। फिर क्या हुआ, जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर क्या हुआ, किसके लिए युद्ध शुरू हो गया, उत्तराधिकार के लिए जो है
युद्ध शुरू हो गया। अब आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ एक साइड में कॉलम पढ़िए, इसमें क्या है, मानचित्र 1, अकबर का शासन 1605। ये आप देख सकते हो कि अकबर ने किस तरह से यहाँ पर शासन किया। और फिर आगे देखो, राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। अब ये कॉलम आप पढ़ रहे हो, इसमें क्या बताया गया है, जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब क्या हुआ, मुगलों ने किससे शादी करनी शुरू कर दी? जहांगीर ने तो की कछवा की राजकुमारी से। कछवा जयपुर, आज के समय में इसको जयपुर कहा जाता है, वहां के शासक की पुत्री थी। तो उनसे शादी कर ली, तो वो जो है क्या है, जो है वो सारा जो है उनके पास आ गया, जयपुर का सारा वो। फिर शाहजहां की माँ कौन थी? एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो वो भी सारा जो एरिया था उनके अंडर आ गया। अब आगे देखें, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। उत्तराधिकार के लिए कि कैसे, कौन किस राज्य को संभालेगा, इसके बाद कौन इसका उत्तराधिकारी होगा, उसके लिए जो है परंपराएं बननी शुरू हो गई। मुगल, वैसे तो होता था ना कि पिता के बाद पुत्र, फिर वो जब राजा बन जाता था, फिर आगे उसका बड़ा बेटा जो है वो राजा बन जाता था। पर अब इसमें मुगल परंपराएं क्या शुरू हुई? मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियमों में विश्वास नहीं रखते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। अब देखो कि जो वैसे तो जो बड़ा बेटा होता है उसी को राजा बनाया जाता है, पर जो मुगल थे वो इन चीजों में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने क्या किया, इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायद? अब वो क्या करते थे कि मुगल जो थे वो सभी बच्चों को है जो सभी बच्चों में समान बंटवारा कर देते थे। अब आपने देखा कि किस तरह से उसमें उनके एक भाई ने जो है उनके विरुद्ध चले गए और उनको हरा दिया। पर क्या है, मुगल जो थे वो इन बातों में विश्वास ही नहीं रखते थे कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाए। वो सारे बच्चों को जो है अपना उत्तराधिकारी समझते थे। तो आगे अब आप ये देखिए, आप तालिका 1 जब देखोगे तो आप बताओ कि आपके लिए कौन सा जो था तरीका सही है। आगे देखो, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। अब मुगलों के जो हैं अन्य जो और भी शासक करता थे, जो शासन करते थे, उनके साथ उनका संबंध किस तरह का था। तालिका 1 को आप फिर से देखें, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। अब देखो, मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध क्या किया, लगातार अभियान करते रहे जिन्होंने तो उनकी सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया और इसी वजह से जो है मुगल शक्तिशाली हो गए और जो लोग मुगलों से डरते थे वो उनकी सत्ता को जो है स्वीकार कर लेते थे
राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि अनेक मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों का उन्होंने विवाह कर दिया और उच्च पद को प्राप्त किया, और परंतु बहुत से लोगों ने जो है इसका विरोध किया। जैसे जब ये हमने पढ़ना शुरू किया तो मैंने आपको बताया ना कि जहांगीर की माँ जो थी वो जयपुर, जो आज के समय में जयपुर है, की राजकुमारी थी, और शाहजहां की जो माँ थी वो राठौर की राजकुमारी थी। तो समझ में आया कि किस तरह से उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्रियों का विवाह करके और उच्च पद को प्राप्त कर लिया, और बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत जो हैं वो लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार आप फिर तालिका 1 देखें और गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया, और इस अपमान का क्या परिणाम हुआ। अब देखो, मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे वो एक बहुत लंबे समय तक जो है मुगल की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, वो उसको मना करते रहे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुगलों ने उनके साथ युद्ध किया और वो हार गए, पर मुगलों ने जो है उनका अपमान नहीं किया। तो अपमान नहीं किया तो वो क्या है, उनको फिर भी जो है उनके साथ एक सम्माननीय व्यवहार किया, और उनका वतन जो है उनको जो है जागीर के रूप में वापस कर दिया कि ये इतना सा स्थान तुम ले लो और यहाँ पर तुम जो है अपना कार्यकाल कर वो कार्यभार इसका संभाल लो, और यहाँ पर तुम अपना राज्य करते रहो। जो भी थोड़ी सी जगह या वतन उनको जागीर जो उनको है वापस कर दी, परंतु पराजित होने के बाद जो है अपमानित नहीं हुए, और इस संतुलन जो एक बना बीच में, तो उससे क्या हुआ, अनेक जो है शासकों मुगल भारत के जो अनेक शासक और सरदारों पर अपना प्रभाव पड़ा। तो परंतु इसको हमेशा बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल था। आपको मैंने ऊपर जब हम तालिका 1 पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया कि किस तरह से शिवाजी ने जब मुगल सत्ता स्वीकार नहीं की थी तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया था, और इसका परिणाम क्या हुआ ये आप देखें। मनसबदार और जागीरदार, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अनेक समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो जैसे जैसे जो है साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र शामिल होते गए तो वैसे वैसे मुगलों ने जो है तरह तरह के सामाजिक जो समूहों के सदस्य थे उनको क्या किया, उनको उन्होंने अपने प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया कि उनको छोटे छोटे जो हैं वो क्षेत्र दे दिए गए। शुरू शुरू में तो ज़्यादातर कौन थे वहाँ पर, सरदार थे, तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे छोटे समूहों के साथ उन्होंने शासक वर्ग में किनको सम्मिलित किया, ईरानियों को, भारतीय मुसलमानों को, अफगानों को, राजपूतों को, मराठों को, इनको भी उन्होंने क्या किया अपने समूह में
जो है शामिल कर लिया। और जो ये लोग आते थे इनको क्या है, मनसबदार कहलाए। नौकरशाह जो थे, ये मुगलों की जो सेवा करते थे नौकर, इनको उन्होंने किस नाम से संबोधित किया, मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता है। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए एक पद, दूसरा वेतन, तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो देखो किस तरह से उन्होंने क्या किया कि जैसे अब बहुत से एक ही जाति के लोगों को अपने में, जैसे उनके जो मुखिया थे जाति के, तो वो क्या कहते कि हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है, अगर हम मुगलों की बातों को मान लेते हैं तो हमारे लिए यही बेहतर होगा। तो वो क्या करते थे, अपने जो समुदाय के लोग थे वो वहां पर जाकर नौकरी के लिए हाँ कर देते थे। तो हाँ कर देते थे तो क्या करता था, मुगल साम्राज्य ने एक श्रेणी वो जो है व्यवस्था की। कैसे की कि किसको कितना, कौन से पद पे रखा जाएगा, क्या वेतन दिया जाएगा और क्या सैन्य उत्तरदायित्व होगा, वो सब उसने निर्धारित किया। कि जैसे जो एक ही जाति के बहुत सारे लोग होंगे तो जो है उनकी मुगल राज्य साम्राज्य में जो है प्रतिष्ठा, मतलब उनको मान ज्यादा मिलेगा, उनका वेतन भी क्या होगा, अधिक होगा। आगे देखो, अब जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। अब समझ में आया कि जो जितने सैनिक उनको वहां पर नौकरी पर रखा जाएगा उसके पास उतने ही जो है घुड़सवार होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर जात की श्रेणियां आप साइड में पढ़ सकते हैं। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। मतलब जो 5000 वर्ग के में आने वाले लोग अगर मुगल को मान लेते थे तो 1000 जाति का जो हिस्सा होता था वो 5000 का ज्यादा हुआ। वो तो आप समझ ही गए इस बात से। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासन काल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? अब देखो, जैसे जैसे राज्य में लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी तो खर्चा तो जो है वो बढ़ता ही जाएगा। अब देखो, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उनको सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। ऐसे थोड़ी है कि कोई भी आके कह देता था कि मैं सैनिक हूँ और मेरे को आप जो है वेतन दो। उसके लिए भी उसने देखो कितना अच्छा जो है वो किया कि उनका पूरा निरीक्षण करते थे। फिर क्या करते थे कि आप घोड़ों पर बैठकर आप भाग कर दिखाइए और फिर वो उन सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। और फिर उसके बाद ही जब वो सब चीज़ों में सफल हो जाता था फिर ही उसको सैनिक का वेतन मिलता था कि आप इतने सैनिकों को जो है वेतन दोगे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अब देखो, उस समुदाय का जो था क्या था
कि उस समुदाय के लोगों को वहीं पर जो है सेवा नहीं दी जाती थी, नौकरी नहीं दी जाती थी, उनको दूसरी जगहों पर दे दी जाती थी। पर जो वहाँ पर जो उनकी जो जागीर थी उसका भी वो जो है राजस्व कर जो है वो इकट्ठा नहीं करते थे, इसके लिए भी किसी और को वो सौंप देते थे जो वहाँ से राजस्व जो है एकत्र करते थे और आगे जाकर दे देते थे। आगे देखो हम, अकबर के शासन में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इन राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहें। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो देखो बच्चों, अकबर का जो शासनकाल था वो उसमें क्या था कि हर एक चीज़ को अच्छे से देखा जाता था, सावधानी पूर्वक, कि सबको वेतन बराबर मिले, सबको जो है हर चीज़ बराबरी पर आए। लेकिन जो है अकबर ने तो हर चीज़ का सावधानी पूर्वक ध्यान रखा, सबको बराबर जो है वेतन दिया, हर एक की ज़रूरत को ध्यान में रखा। पर जब औरंगजेब का शासन आया तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदलती गई। तो उसने क्या है, जो मनसबदार थे उनका वेतन भी उसने कम कर दिया। और फिर जब वेतन कम हुआ तो क्या हुआ, उनकी संख्या भी, और एक तो वेतन कम हुआ और उनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण जो है जागीर मिलने वाला एक लंबा इंतजार करना पड़ता। और फिर जागीरों की संख्या में भी कमी हो गई और कई जागीरदार जो हैं जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वह वहाँ से जितना भी है जो है राजस्व वसूल कर सकें। और फिर इसी कारण क्या हुआ कि जो औरंगजेब का शासनकाल था उस पर वह इन परिवर्तनों के कारण वो उस पर नियंत्रण नहीं रख सका। और इसकी वजह से क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान किसको हुआ, किसानों को हुआ। आगे देखो, जपत और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अब देखो, मुगलों की आमदनी का सबसे प्रमुख साधन क्या था, कहाँ से वो प्राप्त करते थे, किसानों की उपज से। मतलब किसान जो अनाज पैदा करता था तो वो जो है बच्चों क्या करता था, सबसे ज़्यादा किसानों से उसको कैसे प्राप्त होता था कि अच्छी फसल होती थी, तो अच्छी फसल होगी तो वो किसान जो है राजस्व देगा। और जो क्या है, अधिकतर स्थानों पर जो किसान थे वो क्या थे, अपने मुखिया या सरदारों के माध्यम से ही क्या करते थे, राजस्व देते थे। और इसके बीच में क्या होता था,
इन सबको वो जो मुगल शासक थे एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे कि जमींदार ही हैं, वो ग्राम के क्या हैं, मुखिया हैं या शक्तिशाली सरदार है, कि किसान तो उसके पास जाकर जो है अपनी फसल देगा तो वो उनसे अपना राजस्व लेते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की 10 साल की अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक जो है सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। अब देखो अकबर ने कितने अच्छे से वो किया कि एक राजस्व मंत्री टोडरमल है, उनको जो है 10 साल के लिए मंत्री बना दिया कि इसी का यह कार्य है कि कृषि की पैदावार को देखना है, कीमतों और कृषि भूमि का जो है पूरी तरह से अच्छी तरह उसने सर्वेक्षण करना है और उस आधार पर उसने प्रत्येक फसल, जैसे साल में अगर 2 फसल हो रही हैं, 3 फसल हो रही हैं, उन सब का उसने सही तरह से निश्चित करना है कि कितना इससे जो है उसने कर वसूल करना है। तो कितना अच्छी तरह से ये कार्य उन्होंने किया। राजस्व प्राप्त करने की इस अवस्था को क्या बोलते थे, वो जब्त कहते थे। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। तो इस सारी व्यवस्था को जब्त का नाम दिया गया। पर यह जो है सब जगह पर कामयाब नहीं हुई। क्यों? एक तो गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में यह व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से कारगर सिद्ध नहीं हुई। आगे देखो, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अब देखो, अब अगर आपकी फसल ही अच्छी नहीं हुई तो आप इतना जो उन्होंने कर लगा दिया वो आप इतना चुका दोगे, चुका ही नहीं पाओगे। तो वो क्या करते थे, दंड देते थे, सामान उठाकर ले जाते थे। और फिर अगर आपकी फसल अच्छी हुई, आप हंसते हुए उनको अपना राजस्व सौंप दोगे तो आप उनके लिए ठीक थे। पर कई बार जो है किसान भी इन सब बातों से नाराज हो गए कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं और ये हमारा ले जाते हैं। तो क्या हुआ कि जो किसान है 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसानों ने उनका विद्रोह करा और मुगल साम्राज्य के जो एक अच्छा साम्राज्य था उसको चुनौती दे दी। तो अब आप आगे देखो, अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अब आपको पता है ना कि राजा एक व्यक्ति को नियुक्त करते थे कि हाँ तुम मेरे अच्छी अच्छी बातों को लिखो और सब करो ताकि लोगों को मेरे बारे में पता लगे। और आप ये चित्र भी देख रहे हो, इसमें अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, अब देखो वो लिखवा रहे हैं उसको। अबुल फजल ने यह इतिहास 30 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन देती है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध
प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी वर्णन। तो बच्चों, अबुल फजल ने 3 कॉपियां बनाई। पहली में तो उसने क्या किया, अकबर के जो पूर्वज थे उनके बारे में लिखा, और दूसरी कॉपी में उन्होंने अकबर का जो है शासन किस तरह का था उसके बारे में लिखा, और तीसरी कॉपी में उन्होंने क्या लिखा, अकबर के प्रशासन में किस तरह के घर थे, कैसा उनका सैनिक वर्ग था, किस तरह से वो राजस्व जो है लेते थे, और उनके साम्राज्य में भूगोल, भूगोल मतलब उनकी अर्थव्यवस्था, उनका जो सारे उनके वहाँ कौन कौन से राज्य थे उसके बारे में लिखा, और वहाँ की परंपरा कैसी थी अकबर के जो हैं शासन की, भारत के लोगों की परंपरा और कौन सी संस्कृति को अपनाया जाता है इसके बारे में लिखा। तो आपको समझ में आया ये कि अकबर ने आईने अकबरी जो है अबुल फजल से लिखवाई। आगे देखो आप, अकबर की नीतियां। अब अकबर की नीतियां कौन सी थी, नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल ने के अनुसार साम्राज्य कई भागों में बटा हुआ था जिन्हें सूबे कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों पर निर्वाह करते थे। कार्यों पर निर्वाह करना मतलब अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ये आपके लिए आसान शब्द है। तो अकबर का जो अकबरनामा था आईने अकबरी, उसमें क्या है, अबुल अकबर ने अबुल फजल को बोला कि एक अकबरनामा लिखो जिसका नाम क्या था, आईने अकबरी, और इसमें अबुल फजल ने उनके जो साम्राज्य को कितने भागों में बांटा हुआ था उनको क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था, और सूबों के जो प्रशासक थे वो क्या कहलाते थे, सूबेदार, और उनके राजनीतिक और सैनिक कार्यकाल के बारे में उसमें लिखा गया था। आगे देखो, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त होता था। अब देखो, हर एक भाग का एक कौन होता था, वित्तीय अधिकारी। वित्तीय अधिकारी कौन होता है, जो वहां पर कितना पैसा उस प्रांत के लिए जरूरी है वो निश्चित करता था, और जो वित्तीय अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, दीवान कहलाता था। और वहाँ की कानून और अच्छी वहाँ का जो है व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सूबेदार होते थे उनको दूसरे लोगों का भी सहयोग प्राप्त होता था, जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी का। अब देखो, अब वही सब बातें आ गई ना कि एक जो क्षेत्र है उसमें सैनिक वेतनाधिकारी भी आ गया, धार्मिक और धर्मार्थ कौन कौन से यहाँ पर कार्य होंगे उनके मंत्री भी थे, और सेना नायक भी थे, और कौन थे, पुलिस अधिकारी भी थे। अब आप आगे देखो, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। अब ये तो आपने अकबर के बारे में पूरा पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। अब जो मेहरुन्निसा थी उन्होंने क्या किया, 1611 में किससे विवाह किया, जहांगीर से, तो उनको क्या नाम दिया गया, नूरजहां। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिनमें 1 और
उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। अब देखो, नूरजहां जो थी वो क्या थी, जहांगीर के लिए बहुत अधिक वफादार थी और वो उसका बहुत अच्छा साथ देती थी। और फिर क्या था, जहांगीर ने क्या किया कि नूरजहां के सम्मान में चांदी के सिक्के बनवाए और उस पर क्या लिखवाया, रानी बेगम नूरजहां गढ़ा हुआ। और फिर एक और तो उन्होंने स्वयं के खिताब उत्कीर्ण किए और दूसरी ओर बेगम नूरजहां के। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है। चौकर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पाशा बेगम का आदेश गोल मोहर के अनुसार शाहजहां जागीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पाशा इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। अब ये आप चित्र देख रहे हो, चित्र 8। इसमें क्या है, नूरजहां ने जो यह फरमान मैंने आपको पढ़कर सुनाया, यह इस पर लिखा। अब आगे देखो आप, अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने भूल लिए। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। अब ये तो है बच्चों, जब तक आप भी, अगर आप अपने आसपास अगर कोई भी उदाहरण लेते हो, जब तक आपके जो क्षेत्र का मुख्य अधिकारी है वो आपके क्षेत्र का विकास करता रहे बिना किसी लालच के, तो आपका क्षेत्र कितना सुंदर बन जाता है। अगर यही वो लालच करे कि उसको सरकार पैसे देती है कि आप अपने क्षेत्र में पार्क बनवाओ, लाइटों की पूरी व्यवस्था रखो, सड़कें आपके यहाँ अच्छी हों, और वही वो आपका अध्यक्ष जो है वो पैसा खर्च ही ना करे इन चीज़ों पर, तो आपका क्षेत्र कितना बेकार हो जाएगा। वहाँ के कर्मचारियों को भी समय पर वेतन नहीं देगा तो क्या होगा, कर्मचारी कार्य करना बंद कर देंगे और आपका क्षेत्र जो है कितना बिगड़ सा जाएगा। और ऐसे ही क्या हुआ, जो है अकबर के वहाँ पर हुआ, जो अकबर की सेना थी वो बहुत लंबी चौड़ी थी, तो उस पर जो है बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च होता था। तो जब तक तो सब उसके कर्मचारी जो थे वफादार थे, तो उसका जो साम्राज्य है वो बहुत अच्छे से चलता रहा। पर 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, उसके जो है लोगों ने अपने अलग अलग जो है कार्य करने शुरू कर दिए और उनकी जो वफादारी साम्राज्य के प्रति थी वो ढीली हो गई। तो क्या हुआ फिर, 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा ब्राह्मणों, जैसुटी पादरियों जैसे रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मनधाता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह एक कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु था नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो बच्चों, अकबर जो था वो क्या था, वो एक धार्मिक व्यक्ति था। उसकी जो है रुचि क्या हुई, उसने अकबर की रुचि जो थी वो
अलग अलग लोगों से मिलने की, और उनके वो कौन से धर्म को अपनाते हैं, उनके धर्म में किस तरह की किताबें हैं, उनमें क्या लिखा गया है, और उनके रीति रिवाज क्या हैं, ये सब बातें जो हैं अकबर सुनना पसंद करते थे और उनके साथ बैठकर वार्तालाप करते थे। और जो है सब जगह शांति रहे, सुलह कुल या सर्वत्र शांति, सब जगह जो है अकबर ने इन सब से क्या सीखा कि सब जगह जो है शांति रहे, सब जगह सुकून रहे, इस तरफ अकबर का विचार चला गया। और यह जो है सभी धर्मों में होता था। ये नहीं कि कोई धर्म ये थोड़ी सिखाता है कि आप लड़ाई करते रहो, झगड़ा करते रहो। तो जो सभी धर्म में एक शिक्षा दी जाती है कि आप अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छे कार्य करो। ये तो व्यक्ति ही हैं जो गलत कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, किसी को मारते हैं। ये तो आपका अपना अनुभव आपकी अपनी सोच है। किसी कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आपको किसी को मारना है या आपको किसी का जो है हिस्सा लेकर बैठ जाना है। ये किसी भी धर्म में, किसी भी किताब में नहीं लिखा गया है। तो जो अकबर ने लोगों से मिलना शुरू किया, उनकी बातें सुननी शुरू की, तो उसमें उसको क्या दिखा कि सब एक ही बात बोलते हैं कि सच के रास्ते पे चलो, न्याय करो और शांति के साथ सब कार्य करो। आगे देखो, अबुल फलज ने सुलह एक कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अब देखो अकबर की सोच कितनी अच्छी थी, और फिर उन्होंने अबुल फलज से भी बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से शांति को अपनाना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। और फिर आगे उनके बाद जो है जहांगीर और शाहजहां ने भी इन सब बातों को अपनाया। आगे देखो, सुलह कुल, इसके बारे में पूरा विस्तार से सुनो। अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसीलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजा में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति, सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। अब देखो अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है कि सभी जो हैं ईश्वर के बच्चे हैं, सभी ईश्वर की शरण को प्राप्त किए हुए हैं, सभी जो है एक ही जगह पर पूजा पाठ कर सकते हैं। जो देखो अब सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में जो है नमाज पढ़ते थे। ईसाई और यहूदी जो हैं एक ही गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते थे। तो कितने अच्छे तरीके से जो है उन्होंने इस सिद्धांत का जहांगीर ने पालन किया। अब आप एक चित्र देख रहे हो, चित्र पृष्ठ में ऊपर आपने ये चित्र देखा था। इबादत खान में अकबर जो है विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और आप इसमें क्या है, अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। अब संस्कृत के जो ग्रंथ थे उनको उन्होंने फारसी में लिखवाया, और फिर इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतबखाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय ग्रंथ का अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। अब देखो उन्होंने एक फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया, एक मकतब खाना, जहां पर उन्होंने क्या किया, महाभारत, रामायण, लीलावती और बहुत से ऐसे जो संस्कृत के ग्रंथ थे उनको
उन्होंने फारसी भाषा के लिए अनुवाद के लिए वहां पर रखा। राजनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। अब देखो, जो महाभारत फारसी में हुआ उसका क्या नाम रखा गया? रजमनामा। अब आपको समझ में आया कि मुगल जो अकबर थे उन्होंने कितना वो किया। अब आगे देखें हम 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। अब 17वीं शताब्दी आ गई बच्चों यहाँ पर, तो उसमें जो है उसके पश्चात जो है मुगल साम्राज्य का क्या हुआ? मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और राजनीतिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। अब देखो, मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक और सैनिक कुशलता थी वो बहुत अच्छी थी। और इसमें क्या हुआ फिर? विदेशी यात्रियों ने इसे वैसे धनी देश बताया। क्योंकि यहाँ की जो किस्से कहानियां जो लिखी गई थी वो क्या थी? बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर जो है सामाजिक असमानताएं जो हैं जो साफ रूप से दिखाई देने लगी। और फिर शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चला कि बहुत से ऐसे मनसबदार थे जो एक छोटी संख्या जो मनसबदार थे जिनको उच्चतम पद प्राप्त था वो कितने थे? 8000 में से 445 थे। और इनकी जो मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6 जो थी वो ही अनुमानित राजस्व का 61.5% उनके सवारों के वेतन के रूप में ही उनको मिलता था। अब आगे देखो कैसे किसके बारे में कैसे पता चलता है, ये आप जब उनका पढ़ोगे पूरा तब आपको पता लगता है। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे, तो इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए जो है वो धन बहुत कम बचता था। अब आप कर अधिक दे दोगे, आपके पास पैसे ही कम बचेंगे, तो फिर दोबारा से आपको अगर बीज लाने हैं, खेती करनी है, तो आपके पास पैसे तो पूरे होने चाहिए ना। तो इनमें जो थे वो बहुत ही गरीब थे और मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे। और क्या होता था, उनको जो है अगर अपना उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छे औजार चाहिए और अच्छी खाद चाहिए, बहुत सी चीज़ें ऐसे चाहिए होती हैं। अब ये तो नहीं है कि आपने एक फसल लगाई, फसल की खुदाई अगर एक इंसान 1 बीघा जमीन है उसकी वो हाथ से कस्सी लेकर करता रहेगा तो उसका कितना समय खराब होगा। यही वो बैलों पर, या आज उस समय में क्या होता था कि ये सब चीज़ें नहीं होती थी, जैसे आज के समय में ट्रैक्टर है, ये सब चीज़ें उस समय नहीं होती थी। अब आज के समय में तो 1 बीघा जमीन को 5 से 10 मिनट 15 मिनट ट्रैक्टर जो है पीछे हल लगा कर देता है। उस समय व्यक्ति
हाथों से हल चलाते थे, फिर धीरे धीरे बैलों पर हल लगाकर कार्य करने लगे। तो जब उनके पास पैसा होता तभी वो ये सब कार्य कर सकते थे। पर जब उनके पास पैसा ही नहीं होता था उन सब चीज़ों में निवेश करने के लिए, तो वो किस तरह से जो है अपनी फसल को, अपनी खेती को वो अच्छी उपज के रूप में प्रस्तुत करते या पैदावार की कोशिश करते। ऐसी अर्थव्यवस्था में जो है बहुत ज़्यादा पैसे वाले किसान होते थे, शिल्पकारों के समूह होते थे, व्यापारी और महाजन जो है इन सब चीज़ों का अच्छे से लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत जो हैं अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब देखो किस तरह से मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में जो है धन और संसाधन बहुत थे, जिनके कारण क्या हुआ कि 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। और जैसे जैसे मुगल सम्राट की जो सत्ता है वो जब पतन की ओर बढ़ी, वैसे वैसे उन क्षेत्रों में सम्राट के सेवक जो है स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली बनने लग गए। और इसमें क्या हुआ, बहुत से नए वंश आ गए और जैसे हैदराबाद और अवध में उन्होंने अपना क्या किया, नियंत्रण बना लिया। और दिल्ली के जो मुगल सम्राट को उन्होंने क्या दिया, स्वामी के रूप में एक मान्यता दी। और फिर 18वीं शताब्दी तक क्या हुआ, इस साम्राज्य में कई प्रांत जो हैं अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने लगे, जिसके बारे में आप कब पढ़ोगे, पाठ 10 में हम आपको पढ़ाएंगे। अब आप ये देखिए, यहाँ पे है राजा और रानियां। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 तक जिन्होंने शासन किया शामिल है। उसके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और इसके साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत हिस्सा जो है वो ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना की प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया गया। तो अब आप देख रहे हो कि 16वीं सदी में मुगलों का जो काल था उसमें राजा और रानियां किस तरह से उन्होंने 1500 जो सुल्तान सुलेमान थे
उन्होंने 1520 से 1566 में किस तरह से यह सारा कार्य किया। अब आगे देखो, अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ ने 1558 से 1603 तक जो है एलिजाबेथ ने कार्यभार वहाँ का संभाला। ईरान का सफवी शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बिस्लेविच जो 1530 से 1584 जो इवॉन दी टेरिबल नाम से कुख्यात हैं। तो देखा आपने इनका शासनकाल। आगे आप अब देखेंगे, अब हम इस पाठ का जो है प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो बच्चों में आपने जो ये पाठ पढ़ा इसमें सारा मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा। तो इसमें जो है सबसे अच्छा जो है शासन किसका रहा, आपने देखा होगा इसमें सबसे अच्छा जो है अकबर ने किया। उसने सभी जो है धर्मों को और उसमें सभी सांस्कृतिक उसको सभी धर्मों को एक समान उस रूप से देखा, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया किस तरह से। फिर आगे उनके बेटे जहांगीर ने भी जो है उनकी बातों को अपनाया। तो यह पाठ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सही जोड़े बनाएं। तो सही जोड़े, एक कॉलम 1 में शब्द दिए गए हैं, कॉलम 2 में शब्द दिए गए हैं, इनको आपस में सही जोड़ों में आपने लिखना है। तो पहला है हमारा मनसब, तो इसका उत्तर होगा पद। दूसरा है हमारा मंगोल, इसका अर्थ है उज्बेक। तीसरा है हमारा सिसोदिया राजपूत, इसका उत्तर है मेवाड़। फिर है 4 नंबर पर राठौर राजपूत, इसका उत्तर है मारवाड़। फिर है नूरजहां, इसका उत्तर है जहांगीर। फिर है आगे सूबेदार, इसका उत्तर है गवर्नर। तो यह हमारा हुआ पहला प्रश्न, जोड़े बनाए। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरें। डैश अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी, काबुल। तो इसका उत्तर होगा काबुल। दूसरा है दक्खन की 5 सल्तनत बराबर खानदेश अहमदनगर डैश और डैश थी। तो इसका उत्तर है बीजापुर और गोलकुंडा थी। तीसरा है हमारा, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन को द्योतक था तो सवार डैश उसको डैश को दिखाता था। तो वो किसको दिखाता था? सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। फिर आगे है प्रश्न 4, अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फलज ने उसकी डैश के विचारों को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। तो इसका उत्तर है सुलह-ए-कुल के विचारों को गढ़ने में मदद की थी। आगे है प्रश्न 3, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे? तो इसका उत्तर है दिल्ली और आगरा। प्रश्न 4, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? तो इसका उत्तर लिखें, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अब आगे है प्रश्न 5, मुगल
प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी जमींदारों को अपना राजस्व देते थे। एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा कराते थे। आगे है प्रश्न 6। शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? तो आप इसका उत्तर लिखें। अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं निम्न प्रकार महत्वपूर्ण थी। एक, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन और असमंजस्य के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह एक कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। नंबर 3, इन चर्चाओं ने उसे प्रशासन के स्पष्ट सोच प्रदान की जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। आगे देखें आप प्रश्न 7। मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? इसका उत्तर है मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। आगे आप देखें प्रश्न 8। भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ जरूरी थी? भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के लिए निम्न कारणों से जरूरी थी। नंबर 1, भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। नंबर 2, समस्त प्रशासनिक कार्य इस आय द्वारा पूरे किए जाते थे। नंबर 3, राज दरबार के कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य खर्चे की पूर्ति राजस्व पर ही निर्भर था। आगे है प्रश्न 9। मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? तो इसका उत्तर है मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ज्यादातर सरदार तुर्की थे लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। इससे मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने में एवं उसे स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिली। आगे है प्रश्न 10। मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज की अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? तो इसका उत्तर लिखें आप। मुगल साम्राज्य के समाज में कई धर्म और जाति के लोग रहते थे। यही स्थिति वर्तमान भारत में भी बनी हुई है। फिर भी भारत में विविधता में एकता कायम है।
भारत में विविध प्रकार की संस्कृतियाँ जैसे संगीत, नृत्य, भाषा, पर्व, त्योहार, साहित्य, खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि में कई तरह की विविधता देखने को मिलती है। उसी तरह भारतीय समाज में अनेकों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि अनेक जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया आदि के लोग रहते हैं। इससे भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में किसी तरह की चुनौती नहीं है। आगे आप देखें प्रश्न 11, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? इसका उत्तर है मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। वर्तमान अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता जा रहा है और दूसरे क्षेत्र जैसे उद्योग, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात, व्यापार, पर्यटक एवं अन्य सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच का अंतर मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक बड़ा है। मुगल काल में 5.6% व्यक्ति कुल संसाधनों के मात्र 61.5% का उपभोग करते थे, जबकि आज लगभग 5% व्यक्ति देश के लगभग 90% संसाधनों का उपभोग करते हैं। तो अब आपने देखा कि किस तरह से जो है आज के समय में हम कितने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और उस समय में कितना होता था। 5.6% व्यक्ति जो है 61.5% का ही उपभोग कर पाते थे। तो यह आपका प्रश्न अभ्यास खत्म हुआ। तो इसके साथ आपका पाठ 4 पूरा खत्म हुआ।